गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत धारिता। थर्ड चैप्टर में हम विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब हम विद्युत धारिता यानी विद्युत धारिता में मेनली हम कैपेसिटर संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र तो देखो संधारित्र होता क्या है, ये एक ऊर्जा संचय करने की युक्ति रहती है संधारित्र। यानी जो विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा थी उसको किस प्रकार से हम स्टोर कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं, तो संधारित्र को ऊर्जा संचय करने की युक्ति मानते हैं। और संधारित्र में जितनी भी हमने ऊर्जा संचय की है उसको हम निरावेशन भी कर सकते हैं, यानी उसे काम में भी हम ले सकते हैं। तो मैं इस चैप्टर में हम संधारित्र ही पढ़ेंगे। संधारित्र बेसिकली हम देख सकते हैं जो कैमरे में फ्लैश लाइट रहती है वो संधारित्र का ही काम करती है। एक बार अपनी ऊर्जा स्टोर कर लेती है, जैसे ही फिर फ्लैश पड़ता है तो एकदम से पूरी ऊर्जा रिलीज कर देती है, निरावेशित हो जाता है। फिर उसके बाद वो वापस आवेशित होता है, फिर निरावेशित हो जाता है। तो मेनली संधारित्र का ही कार्य करता है। तो संधारित्र को समझने के लिए इस चैप्टर में कुछ एक डेफिनेशन है, पहले वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे चालक पदार्थ की। चालक पदार्थ किसे कहेंगे? चालक पदार्थ। चालक पदार्थ पहले भी हम पढ़ चुके हैं काफी बार। तो चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, या वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाएंगे? चालक पदार्थ। जैसे हम बात करें, जैसे सोना, चांदी, यानी जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी क्या है? चालक पदार्थ है। इसके अलावा भी हम देखें तो गीली लकड़ी भी एक चालक पदार्थ का काम करती है। अम्ल की बात करें, अम्ल चालक का काम करता है। या फिर क्षार की बात करें, क्षार भी चालक का काम करता है। मानव का शरीर है वो भी एक चालक का कार्य करता है। यानी ऐसे सभी पदार्थ जो आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ। इसके बाद में जो दूसरे पदार्थ आते हैं वो आते हैं अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ भी बोला जाता है। विद्युत रोधी या फिर अचालक पदार्थ। लोग विद्युत रोधी या चालक पदार्थ की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से या जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता या जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते क्या कहलाएंगे? अचालक पदार्थ। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, जैसे एर्गोनाइट, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, अभ्रक, तारपीन का तेल, ये सारे के सारे अचालक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा तीसरे प्रकार का पदार्थ और होता है अर्धचालक पदार्थ। वो हम जब 16वां चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे अर्धचालक पदार्थ। तो सिंपल सी पहले भी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, चालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक पदार्थ क्या होते हैं। अब इनमें देखा जाए तो दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक तो मुक्त आवेश और एक बद्ध आवेश, यानी फ्री और बॉन्डेड। इन दोनों को समझते हैं कि मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होंगे। मुक्त आवेश व बद्ध आवेश, फ्री चार्ज और बाउंडेड चार्ज। तो देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो परमाणु है उसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो कोई भी परमाणु है उसके सेंटर में नाभिक रहता है ना, और हम जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के साथ। तो ये नाभिक हो गया।
तो नाभिक के सेंटर में क्या रहता है, सॉरी परमाणु के सेंटर में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम जानते हैं नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज, यानी नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है जिनके ऊपर प्लस चार्ज है। अब विद्युत क्षेत्र चैप्टर से यदि देखें तो प्लस चार्ज बहुत सारे हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। ये हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं कि नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है और बिल्कुल पास स्थित है, उनमें प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। और यदि नाभिक के अंदर प्रोटॉन में प्रतिकर्षण बल लगेगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, नाभिक का निर्माण ही नहीं होगा। लेकिन नाभिक पे जो विद्युत बल लगता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, उससे भी अधिक एक प्रबल बल लगता है, जिसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, वो जो प्रबल नाभिकीय बल है ये प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है, यानी इससे अधिक प्रबल कोई भी बल नहीं है। इसका मतलब नाभिक के अंदर जो प्रबल नाभिकीय बल है, इसका मान जो विद्युत बल लगता है उससे कई गुना अधिक है, इसलिए प्रबल नाभिकीय बल ज्यादा काम करता है, यानी नाभिक बंधा हुआ रहता है। यही वजह है कि प्रोटॉन प्लस चार्ज होने के बावजूद भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला, या फिर प्रोटॉन के बीच में लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल अधिक शक्तिशाली होने के कारण नाभिक का निर्माण होता है। तो नाभिक में हम मेनली न्यूट्रॉन रहता है न्यूट्रल, और प्रोटॉन पे रहता है प्लस चार्ज। तो कह सकते हैं नाभिक पे ओवरऑल कौन सा चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, नाभिक प्लस चार्ज। अब नाभिक के चारों ओर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों पे हम जानते हैं कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे होता है माइनस चार्ज। अब प्लस और माइनस में कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। उसकी प्रकृति क्या होगी, आकर्षण प्रकृति, मतलब नाभिक और नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन है, यानी आंतरिक कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल लगता है। नाभिक के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे प्रबल आकर्षण बल, और नाभिक से जो दूर इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे आकर्षण बल का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। अब देखो इसी कंसेप्ट से हम मुक्त आवेश और बद्ध आवेश को आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम बात करें मुक्त आवेश की, मुक्त आवेश तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल, यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है, वो कहलाते हैं मुक्त आवेश। यानी इन पे आकर्षण बल दुर्बल होगा तो इस नाभिक की सतह पर आसानी से गति कर सकते हैं। नाभिक की सतह से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन नाभिक की सतह पे आसानी से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर लगता है दुर्बल आकर्षण बल। तो ये हो गए मुक्त आवेश। जो नाभिक के पास वाले यानी आंतरिक जितने भी कक्षक रहेंगे उन सबके इलेक्ट्रॉनों पे प्रबल आकर्षण बल लगता है, वो गति नहीं करते। केवल जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उन पे दुर्बल आकर्षण बल लगता है, वो गति करते। अब बद्ध आवेश की बात करें, बद्ध आवेश, तो बद्ध आवेश में वो सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं जिन पे नाभिक का प्रबल आकर्षण बल लगता है, नाभिक का प्रबल आकर्षण बल। तो यहां लग रहा है नाभिक का प्रबल आकर्षण बल, ठीक। तो जो अचालक पदार्थ होंगे या फिर विद्युत रोधी पदार्थ होंगे, विद्युत रोधी, इन विद्युत रोधी पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉनों पे प्रबल आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, बद्ध आवेश। और बद्ध आवेश कहलाते हैं तो गति नहीं कर सकते, तो विद्युत रोधी या फिर अचालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जबकि चालक पदार्थों में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। दुर्बल आकर्षण बल होगा तो आसानी से सतह पे गति कर सकते हैं, यानी विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। इसलिए चालक पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं और विद्युत रोधी पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते। तो ये कंसेप्ट हो जाता है मुक्त आवेश और बद्ध आवेश का। तो ये इनमें छोटी छोटी डेफिनेशंस थी इस चैप्टर में। अब देखो जो पैरा विद्युत रोधी पदार्थ है इनको पैरा विद्युत पदार्थ भी बोला जाता है, जिनमें एक विशेष गुण अतिरिक्त आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पैरा विद्युत डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस देखते हैं। पैरा विद्युत पदार्थ,
पैरावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो पैरावैद्युत पदार्थ बेसिकली कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ ही रहते हैं, लेकिन इनमें क्या गुण उनसे अलग रहता है? इनकी परिभाषा की बात करें तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, यानी ये भी विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे, इनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रेक्षित करते हैं। यदि इनके ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो ये विद्युत प्रभाव प्रेक्षित करेंगे, यानी इनके जो अणु हैं वो अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं, जिससे इनके अंदर आंतरिक विद्युत क्षेत्र या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ऐसे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? पैरावैद्युत पदार्थ। तो इसकी डेफिनेशन हम तरीके से देखें, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में या बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत प्रभाव प्रेक्षित करते हैं, क्या कहलाएंगे? पैरावैद्युत पदार्थ। जैसे इनकी बात करें पैरावैद्युत पदार्थ की, एबोनाइट, रबर, मोम आदि, ये सारे के सारे पैराविद्युत पदार्थ है, यानी इनको यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो ये विद्युत प्रभाव प्रेक्षित करें। अब ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। तो इनको हम देख लेते हैं। तो पहले इनका प्रकार देखते हैं। दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। पहले ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ध्रुवीय तो देखो नाम से पता चल रहा है ध्रुवीय, यानी इनमें ध्रुवता पहले से ही होगी। तो इनकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती ना होकर अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। यानी इनमें जो चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे पैरावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र, धनावेश व ऋणावेश का वितरण संपाती न होकर अलग अलग होता है, वो कहलाते हैं ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे हम बात करें HCl अणु की बात करें, H2O अणु की बात करें, HF अणु की बात करें, ये सारे के सारे ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ हैं। क्योंकि HCl अणु में हम बात करें, यदि इसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये Cl अणु हम ले लेते हैं और इसके साथ यहां पे हाइड्रोजन अणु है। ये इनके दोनों के बंध के इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं जो क्लोरीन अणु है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक रहती है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्लोरीन पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यानी ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब जैसे ये माइनस और प्लस होगा तो अंदर इसमें एक द्विध्रुव का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुव समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जब अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो किसका निर्माण होता है? द्विध्रुव का। उसकी दिशा रहती है माइनस से प्लस की ओर, यानी यहाँ पे द्विध्रुव की हम बात करेंगे तो द्विध्रुव P होगा क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ। तो HCl के अणु में खुद का स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है पहले से अणु। क्यों? क्योंकि इनमें विद्युत ऋणात्मकता होती है क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो यहां हम दे सकते हैं इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के कारण जो हाइड्रोजन का प्लस यानी धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है वो संपाती ना होकर क्या हो जाता है? अलग अलग। ऐसे यदि H2 अणु में हम बात करें, H2 अणु में ये हम ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं, वो -2 के रूप में रहता है।
और यहां पे दो हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया, ये प्लस, और ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया प्लस। यानी यहां भी यदि हम बात करें तो इनके अलग अलग विद्युत द्विध्रुव गुण, देखो माइनस से प्लस की ओर, यानी इसके लिए ऐसे होगा द्विध्रुव गुण, इसके लिए ऐसे होगा। अब दो द्विध्रुव गुण है तो उनका यदि हम कॉमन ले तो बीच में आएगा परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस। तो जो H2 अणु है उसमें भी पहले से जो अणु या परमाणु है उस पर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है, इसलिए इनका धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र है वो एक ही बिंदु पे संपाती नहीं होता। जहां संपाती नहीं होते, अलग अलग रहते हैं, उनको हम बोलते हैं ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। तो ये तो इनकी पहली बात होगी कि इनके जो धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र होंगे वो एक ही बिंदु पे संपाती ना होके अलग अलग रहेंगे, जिससे इनके पास विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनके पास कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो हम यहाँ शो कर चुके हैं P के रूप में। ये इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यदि इस पूरे पदार्थ की हम बात करें तो इस पूरे पदार्थ में जैसे HCl का पूरा हम पदार्थ लें तो उस पूरे पदार्थ में बहुत सारे अणु होंगे और वो तापीय ऊर्जा के कारण यादृच्छिक रैंडमली गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आता है 0। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखो ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ को यदि हम विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति ले, यहां पे हम E बराबर 0 ले लेते हैं, या विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जितने भी इनके अणु होंगे वो सारे तापीय ऊर्जा के कारण रैंडमली गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। जिससे इनका प्लस और जो माइनस है, इनके पास अपना स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण तो रहता है, लेकिन परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इनका हो जाता है 0। तो यहां पे परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण वो होगा 0। उसका कारण ये रहता है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तापीय ऊर्जा के कारण ये रैंडमली गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। उस यादृच्छिक गति के कारण जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, तो वो आता है इनका 0। अब यदि यहां पे विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र E आरोपित कर दिया जाए, तो देखो विद्युत क्षेत्र जैसे आरोपित करेंगे तो इनका स्वयं का सबका द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करता है। यानी कुछ समय बाद सभी जो अणु है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे इनके पास परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये माइनस, ये प्लस। तो जिस तरफ से विद्युत बल रेखाएं आ रही है तो माइनस विद्युत बल रेखाओं की ओर विस्थापित होते हैं और प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है। जो माइनस से विपरीत दिशा में हमेशा प्लस उसकी दिशा। तो यहाँ पे इनके पास परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। तो ये इनमें याद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो धनात्मक आवेश है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेश विपरीत दिशा में संरेखित होता है, जिससे इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात होगी ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ की। अब इनका दूसरा प्रकार देखें हम, अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। तो अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ की परिभाषा की हम बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पे संपाती होते हैं, वो कहलाएंगे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। यानी अंतर ये हो गया, उसमें संपाती नहीं थे, यहाँ धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पे क्या होंगे, संपाती होंगे, उन्हें हम बोल देंगे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन अणु, H2 अणु, O2 अणु, CO2 अणु, N2 अणु आदि।
तो इनमें खास बात क्या है, वो सभी परमाणु सेम है, यानी इनकी विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो विद्युत ऋणात्मकता समान होगी तो इनमें कोई भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, यानी इनका स्वयं का कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। जैसे हम बात करें, ये हाइड्रोजन का एक अणु है और ये हाइड्रोजन का एक अणु है, तो ये हाइड्रोजन का H परमाणु है, ये हाइड्रोजन का दूसरा H परमाणु है, और इन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बन जाता है, यानी इनमें ध्रुवता नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है, तो कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक निश्चित बिंदु पर रहते हैं, यानी वितरण केंद्र एक ही बिंदु पे संपाती होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। CO2 की बात करें तो कार्बन परमाणु बीच में रहता है, इधर एक ऑक्सीजन परमाणु आ जाता है और इधर एक दूसरा ऑक्सीजन परमाणु आ जाता है। हम जानते हैं कि आकृति रेखीय रहती है, ये CO2 आ गया, यानी यहां भी कोई भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखने को नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि पहले से इनमें 0 है, तो विद्युत क्षेत्र जब तक हम आरोपित नहीं करेंगे तब तक इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। तो देखो इसको भी यदि हम डायग्राम से समझे तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसे रहते हैं, संपाती बिंदु है इनमें, तो प्लस और माइनस एक ही बिंदु पे रहते हैं, प्लस माइनस। ये स्थिति रहती है जब E बराबर 0 है, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनमें कोई प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता, तो इनका P बराबर भी 0 रहता है। और जैसे ही यदि हम इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो क्या होगा, यदि हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E आरोपित करें तो देखो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो प्लस है, धनात्मक आवेश है, प्लस आवेश है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है, जिससे इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इनकी स्थिति सेम ध्रुवीय अणुओं की तरह हो जाती है। तो माइनस विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विपरीत दिशा में, प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, यानी यहाँ पे E इज नॉट इक्वल टू 0 है, विद्युत क्षेत्र E ले रखा है, तो P भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन होगी, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोनों में ही 0 रहता है, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय हो या फिर ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ हो, दोनों में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और देखो जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की जो घटना है उसको हम कहते हैं ध्रुवण। तो इसमें 2-3 परिभाषाएं हो रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले ध्रुवण को समझते हैं, पोलराइजेशन ध्रुवण। ध्रुवण तो देखो ध्रुवण का मतलब रहता है कि जितने भी पैराविद्युत पदार्थ हैं, पैराविद्युत पदार्थों में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाएगी, ध्रुवण। वो ध्रुवित हो रहे हैं लगातार, जैसे उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे उनका प्लस और माइनस, माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। तो पैराविद्युत पदार्थों में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण। इसके बाद एक परिभाषा आती है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश, तो ध्रुवण सदिश रहता है किसी भी पैराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, यदि इसका इकाई आयतन ले, किसी पैराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ध्रुवण सदिश। और इसको डिनोट करते हैं सदिश P से। इसको डिनोट करते हैं सदिश P से। तो दोनों में अंतर ये, ध्रुवण तो हो गया पैराविद्युत पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना, और ध्रुवण सदिश कहलाएगा पैराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ध्रुवण सदिश P। अब इसमें एक परिभाषा आती है रेखीय समदेशिक पदार्थ। रेखीय समदेशिक पदार्थ, रेखीय समदेशिक। दो रेखीय समदेशिक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P,
जिनमें उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा परिमाण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, वो कहलाते हैं रेखीय समदेशिक पैरावैद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और परिमाण है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती रहता है, वो कहलाते हैं रेखिक समदेशिक पदार्थ। और इसी के आधार पर थ्योरी आ जाती है कि रेखिक या रेखीय समदेशिक पदार्थों के ध्रुवण सदिश का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी जो रेखीय समदेशिक पदार्थ थे उनके ध्रुवण सदिश का मान जो आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके समानुपाती होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं P समानुपाती बाह्य विद्युत क्षेत्र E। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं काई E। P बराबर काई, इसको कई जगह चाई भी बोला जाता है, चाई। ये पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति रहती है, इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति। जो चाई है ये पदार्थ की ध्रुवता का मापक है, ध्रुवता का मापक। यानी कोई किसी पदार्थ में कितनी ध्रुवता उत्पन्न हुई है उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं, चाई का। और एक इक्वेशन आ जाती है ध्रुवण सदिश P बराबर चाई E इंटू P। तो ये हो जाती है कुछ इसमें परिभाषाएं। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत धारिता, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।